स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने। क्या लेके? हम लोग कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की ये सीरीज, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्टेट जुडिशरी स्पेसिफिक, डिफरेंट स्टेट जुडिशरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, उनके हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग सैंपल आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, जहां पे हम लोग आज फिर से क्या करने वाले हैं, मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास में ये बात बताती हूँ कि आपके आंसर में 3 चीजों का होना आवश्यक है एंड आई थिंक अगर आप लोग मेरी ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक तो आप लोग भी बता पाओगे कि वो 3 चीजें क्या है। फर्स्ट, आपके आंसर को क्या होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, मतलब आपको बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो बात है वो बोलनी है। आपके आंसर को प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिख के आने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की काफी कमी होती है जब हम पेपर की बात करते हैं। एंड आपके आंसर को डिजायरेबल होना चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो आपके क्वेश्चंस को देख के, आपके आंसर्स को देख के अच्छे से नंबर दे। इसके अलावा आपके आंसर में एक और चीज होनी जरूरी है, वो है एक स्ट्रक्चर आंसर होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड आंसर होना जरूरी है, जिसमें हम बात करें तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना जरूरी है। इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही अच्छा होगा एंड वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होगा। एंड हमारा मेंस का पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो मेंस का पेपर होता है ये पीटी और इंटरव्यू के बीच की कड़ी होती है। पीटी एंड इंटरव्यू, जहाँ पे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये ओरल होता है, जहाँ पे आप जजेस के पैनल के सामने या फिर सीनियर एडवोकेट्स के सामने अपीयर होते हैं। तो ये इनके बीच की कड़ी कौन है, मेंस। तो आपके मेंस की तैयारी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप लोग आगे एक्सेल कैसे करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेंस की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप लोग अच्छे से एक्सेल कर पाओगे अपने पेपर में, अपने इंटरव्यू के लिए आप लोग सक्सीड कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, एक चीज जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, एक कोट जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या है, सक्सेस जो होता है ना स्टूडेंट, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग एक्सीडेंट को पढ़ते हैं कहाँ पे, आप लोग एक्सीडेंट को एज ए जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड में। बट क्या बोला गया है, एक बहुत ही अच्छे ओरेटर ने बोला है, एक अच्छे स्पीकर ने ये बात बोली है कि सक्सेस कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन है, किस किस चीज का, हार्ड वर्क, जो आप मेहनत परिश्रम करते हैं, प्लस आपका परसिवेरेंस, प्लस आप जो भी चीजें लर्न करते हैं, जो भी चीजें स्टडी करते हैं, और जो आप अपनी जिंदगी में आज की डेट में सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस तो कर रहे हो ना आप सब लोग, आपके फ्रेंड्स मूवी जा रहे हैं, आप बैठ के जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स लाखों के पैकेजेस कमा रहे हैं, बट आप क्या लड़े हुए हो, आप अड़े हुए हो, अडिग हो कि मैं तो जुडिशियल ऑफिसर ही बनूंगा। एंड आप लोग ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, शायद फैमिली फंक्शंस भी मिस कर रहे हो क्योंकि वहां जाके टाइम वेस्ट होता है। लोग पूछते हैं बेटा आप लोग क्या कर रहे हो आजकल करियर में, और आप हताश हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। आपके पेरेंट्स भी आपको प्रेशराइज करते होंगे कि देखो शर्मा आंटी, देखो फलाना आंटी, देखो ये आंटी वो आंटी आप लोगों से पूछ रही है, बट आप कुछ नहीं बता पा रहे हो। क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, या आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे हो। और ये सक्सेस स्टोरी को बनाने के लिए, सक्सेस स्टोरी को लिखने के लिए आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंट परसिवेरेंट रहना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और काफी सारे सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, लव व्हाट यू डू। if you don't love what you do, you will not be able to give your 100%. for example, जब आप लोग रात को सोते हो एंड सुबह उठते हो, you should be excited that आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे कुछ नया लर्न करना है, आज मुझे रिविजन करना है, आज मुझे मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप लोगों को लग रहा है ओहो फिर से वही स्यापा, फिर से वैसे ही पढ़ना है, इतनी सारी किताबें हैं, इतना सारा कोर्स है,
So you are having a negative attitude, you are having a negative approach, and once you have a negative attitude, you have a negative approach, then it is very difficult for you to succeed. So सबसे पहले आपको negativity को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है. You have to throw it out of your system, you have to flush it out of your system. And success कोई accident नहीं है. Hard work, perseverance, learning, study, sacrifices, and जो चीज भी आप कर रहे हो उसको प्यार करें, उसको लव करें, इसी से आता है आपका सक्सेस. इसी से आता है आपका सक्सेस. सक्सेस ऐसे ही नहीं आ जाता. सक्सेस हमेशा मेहनत की रिजल्ट होता है, परिश्रम का. जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, वही होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं अपनी जिंदगी में. तो आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना. अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर उस जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पर बैठने का जो सपना देखा है उसको पूरा करना है, तो लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो और अपने मेंटली अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने स्पिरिट को हाई रखो, नेगेटिविटी को जस्ट फ्लश इट आउट ऑफ योर सिस्टम. थोड़े टाइम के लिए ये जो सोशल मीडिया की एप्स फोन में डाली हुई है इसको डिलीट कर दो, जिससे कि ये डीमोटिवेट ना करे कि वो तो यहाँ पिज्जा खाने गया है, वो तो यहाँ घूम रहा है पहाड़ों पे, गोवा की बीच पे, यहाँ वहाँ डिफरेंट जगह पे लोग घूम रहे हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे इतनी सारे पोस्ट होते हैं कि देख के कोई भी बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरी जिंदगी तो इतनी खराब है, बाकी सामने वाले तो कितना एंजॉय कर रहे हैं. आप भी एंजॉय करोगे जब आप जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ जाओगे. फिर पूरी दुनिया देखेगी कि आपने क्या चीज अचीव कर ली है. तो इसी माइंडसेट के साथ आपको रहना है, इसी माइंडसेट के साथ आपको खुशी खुशी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ना है. यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल सी दैट सक्सेस आपके पास होगी. आप बहुत ही जल्द जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करेंगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज यू आर द फ्यूचर जजेस ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग अपना लेक्चर को शुरू करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, प्रीवियस क्वेश्चंस को करा था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात कर रहे हैं आजकल. हम लोग आईपीसी ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कर रहे हैं. अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए देखना है तो आप लोग फाउंडेशन बैच को रेफर कर सकते हैं. इसकी प्लेलिस्ट हमारे लॉ वाला के चैनल पे भी मिलेगी आपको, एंड पीडब्ल्यू की ऐप पे भी आपको मिलेगी. ये जो लेक्चर बनाया गया था, फाउंडेशन बैच जो रखा गया था, ये इसलिए था कि आप लोगों का बेस मजबूत हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले. मेंस आंसर राइटिंग को करवाते समय, सैंपल आंसर्स को लिखवाते समय मैं कोशिश ये जरूर करती हूँ कि एक बार आपको क्या करा दूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा चीजें भूल जाते हैं. अगर उसका साथ ही में रिवीजन हो जाए तो एक मजा अलग होता है, एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अलग होती है. बट अगर आपको डिटेल में सब कुछ देखना है, मेंस के लिए आपको अच्छे से जजमेंट्स वगैरह पढ़नी है, तो यू कैन रेफर टू द फाउंडेशन बैच की सीरीज. आज के सेशन में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम फिर से मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे. एंड सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज से भी हमारा जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं, और ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से भी जुड़ा हुआ है. So it is very important to have a fair understanding of Indian Contract Act as a subject because it will help you in your day-to-day activities as well. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, whether silence as to the facts amount to fraud. If it is, discuss all the situations in which silence may amount to fraud. तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि क्या साइलेंस अपने आप में फ्रॉड माना जाता है. मतलब अगर आप चुप रहते हैं, नहीं बोलते कोई चीज, तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा. और ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करें जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है. तो सबसे पहले हम लोग एक अपना मेंटल रिवीजन करें तो हम लोगों को क्या समझ आएगा कि हम कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो सेक्शन 13 में पढ़ा था. फिर हम सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे. और फ्री कंसेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि वो वाला कंसेंट जो कि फ्रॉड के द्वारा दिया गया है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता. और फ्रॉड के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम साइलेंस वाली सिचुएशन भी पढ़ेंगे कि साइलेंस कब फ्रॉड होगा और कब फ्रॉड नहीं होगा. तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ के इसका एक सैंपल आंसर लिखेंगे. स्टूडेंट्स, I would again want to repeat one thing which I have repeated in almost all of my lectures is that ये सिर्फ sample answers हैं. These are just sample answers. These are not just the answers.
See, every person has a unique way of writing. Every person has a unique way of expressing themselves. आप अपनी बात को किसी और तरीके से कह सकते हैं, मैं अपनी बात को किसी और तरीके से कह सकती हूँ, और दोनों ही सही होंगी. तो आंसर राइटिंग भी एक बहुत ही क्रिएटिव चीज है. आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैं अलग तरीके से लिख सकती हूँ. ये जो मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है, इसका सिर्फ एक और एक मोटिव है कि आप लोग आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में आए. रोज आंसर लिखेंगे ना, तो आपका जो आंसर पहले दिन लिखा होगा और जब आप 3 महीने के बाद देखोगे उसमें बहुत अंतर होगा, बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगी. इसीलिए वी वांट दैट आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करें. इन सैंपल आंसर्स को आप बस सैंपल मॉडल आंसर्स की तरह ट्रीट करें एंड अपने आंसर्स को खुद से प्रिपेयर करें, अपनी क्रिएटिविटी खुद दिखाएं, अपनी डिस्क्रिप्शन खुद यूटिलाइज करें. ठीक है, तो फ्रॉड की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 17 में फ्रॉड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम बात करते हैं. जहां पे आप इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज को, उसको हम फ्रॉड कहते हैं. इंटेंशनली मतलब आपका मिलिशियस इंटेंट है, आपका गिल्टी माइंड है, और आप मिलिशियस इंटेंट के साथ किसी चीज को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल ए है यहाँ पे, ये इज नॉट एन एमपी, इज अ नॉर्मल कॉमन मैन, बट ये मिसरिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एमपी ऑफ सम प्लेस, एंड उसके साथ किसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाता है. तो ये क्या कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है. फ्रॉड या फिर डिसीट करना एक टॉट भी माना जाता है, टॉट लॉ के अंदर भी आता है, जहां पे डैमेजेस भी मिलते हैं. फ्रॉड को सेक्शन 17 में हम डील करते हैं, जहां पे आप इंटेंशनली किसी के साथ डिसीव कर रहे हो, उसको इंटेंशनली इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे. फॉर एग्जाम्पल, आप ए जो है ये ऐसा शो करता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिकॉज ऑफ विच बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इसका कोई बिजनेस नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंट कर रहा था. तो ये क्या कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, उसको इंटेंशनली डिसीव कर रहा है, उसको इंटेंशनली धोखा दे रहा है. तो बेसिकली अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे ये बेचारा इनोसेंट पर्सन है, इसके साथ धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, ये जो थीफ है, ये जो चोर है, ये इसका कार्ड से पैसे ले रहा है, उसके माइंड गेम को खेल के, उसको मिसरिप्रेजेंट करके. ओके, सो जैसे कि आप एक सजेशन देते हो, कोई बात को कंसील कर देते हो, एक्टिवली कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो किसी चीज को, या फिर प्रॉमिस करते हो विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म. प्रॉमिस करते हो कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा, बट और तू मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जा, बट आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी टू परफॉर्म की कोई इंटेंशन नहीं थी, इट वॉज मिसिंग. सो ये भी अपने आप में फ्रॉड माना जाता है. या फिर कोई ऐसा एक्ट करते हो जहां पे आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो, या फिर आप फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हो जो कि लॉ के द्वारा फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर्ड है, तो ये सब कुछ अपने आप में क्या माना जाएगा, दिस विल ऑल अमाउंट टू फ्रॉड. अब क्या साइलेंस होना अपने आप में फ्रॉड है या नहीं है, तो मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, यही बात बोली गई है एक्सप्लेनेशन की 17 में. मतलब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 में ये बात बोली गई है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में साइलेंस होना, चुप रहना अपने आप में फ्रॉड नहीं है, इवन इफ उसके कारण क्या हो रहा है, कोई फैक्ट को छुपाया जा रहा है, कंसील हो रहा है, टू इफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे. एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑब्लाइज नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे ईच एंड एवरी फैक्ट टू द अदर पार्टी, या फिर पूरी इंफॉर्मेशन दे. इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द रूल इज केविएट एम्प्टर, दैट इज बायर बी वेयर. तो जब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ते हैं, हम लोग केविएट एम्प्टर और ये वाले रूल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर, कि जो बंदा चीजें खरीद रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, और वो कल को जाके हमें ब्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, एक केस लॉ पढ़ते हैं, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. एक कैंडिडेट को पूरी नॉलेज होती है इस फैक्ट के बारे में कि उसकी अटेंडेंस कम पड़ रही है, बट वो एग्जामिनेशन फॉर्म जब हम लोग भरते हैं पेपर से पहले, वो उस चीज को मेंशन नहीं करता. तो क्या बोला गया कि ये अपने आप में फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये तो ड्यूटी यूनिवर्सिटी की है कि वो फॉर्म्स को स्क्रूटनाइज करे एंड देखे, वेरीफाई करे, और देखे कि अगर कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है, तो उसका जो एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे इवन इफ साइलेंस था, वो अपने आप में फ्रॉड नहीं माना जाएगा. तो mere silence would not amount to fraud. ओके, अब ऐसी सिचुएशन जहां पे
साइलेंस विल बी फ्रॉड। तो आपको दोनों सिचुएशंस को देखनी है, जहां साइलेंस विल नॉट बी फ्रॉड, जहां पे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल देखते हैं, और अब साइलेंस जहां पे फ्रॉड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 17 क्या कहती है, सेक्शन 17 की एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना है, तो बेसिकली जहां पे आपको ड्यूटी दी गई है कि आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक, और आप नहीं बोलते हो, वहां पे इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो जहां पे आपकी ड्यूटी थी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो और सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा है, बट आप नहीं बोलते हो, तो यहाँ पे और आप जो भी चीज वो सामने वाला बंदा बाद में डिस्कवर करता है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आपके ऊपर एक ड्यूटी थी कि आप सच बोलो, बट आपने नहीं बोला, आप चुप रहे, तो ये अपने आप में फ्रॉड माना जाएगा। एक फाइन एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ या फिर उब्रमा फाइट्स। उब्रमा फाइट्स से कई बार आपके पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। उब्रमा फाइट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। जैसे कि जब आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी में वो आपकी मेडिकल हेल्थ पूछते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, अगर आप एक हार्ट पेशेंट हो और आपने ये सब कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करी, या सब कुछ आपने क्या कर दिया, कंसील कर दिया, वेयरएज आपकी ड्यूटी थी टू स्पीक, तो ये एक फ्रॉड माना जाएगा विद द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब मिथुलाल नायक का केस पढ़ते हैं वर्सेस एलआईसी। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे उब्रमा फाइट्स होता है, जहाँ पे अगर आप बात को सच नहीं बताते हो, तो ये सजेस्ट करता है कि आप झूठ बोल रहे हो। बेसिकली साइलेंस अगर आप रख रहे हो, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस इज सजेस्टिंग दैट यू आर सेइंग समथिंग फॉल्स। सिंस some of the facts are in the sole knowledge of the insured, he should not indulge in suppresso veri या फिर suppresso false। ये दोनों भी एक मैक्सिम्स है। तो कई चीजें, जैसे कि मेरी मेडिकल हेल्थ क्या है, ये तो मुझे ही पता है, आप लोगों को तो पता नहीं है। तो अगर मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सच बोलूंगी। आई विल डिस्क्लोज ऑल दैट इज नीडेड टू बी डिस्क्लोज। आई विल स्पीक व्हाट इज माय ड्यूटी टू स्पीक, and if I don't do that, that will amount to a fraud। तो उब्रमा फाइट्स होता है ये एब्सोल्यूट गुड फेथ, और अगर आप सप्रेस करते हो किसी भी बात को, इट वुड अमाउंट कि आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फॉल्सहुड कर रहे हो। अब साइलेंस अपने आप में स्पीच नहीं माना जाता। जहां पे आप साइलेंस रखते हो, creates an impression as to existence of certain situation whenever silence itself is in deception। अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने झूठ बोला है। इन सच अ सिचुएशन जरूरी होता है, ड्यूटी होती है उस बंदे की कि वो रिप्रेजेंटेट करे, कम्युनिकेट करे कि मेरे हेल्थ सिचुएशन में ऐसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुए हैं, या फिर जो भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुआ है वो चीज के बारे में वो अवेयर कराए। हाफ ट्रूथ, अगर आप आधी बात सच बोलते हो और आधी बात झूठ बोलते हो, आधी बात सच और आधी बात झूठ अपने आप में बहुत ही डेंजरस चीज है। इवन व्हेन अ पर्सन इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज अ फैक्ट, उसको आधी बात सच और आधी बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी वो कुछ चीज डिस्क्लोज कर रहा है, बट वॉलंटरी वो कुछ चीज को नहीं भी डिस्क्लोज कर रहा है। दिस वुड अमाउंट टू फॉल्सहुड एंड फ्रॉड। हाउएवर एक एक्सेप्शन है सेक्शन 19 का, that in any case the silence is fraudulent but other party could have discovered the truth by ordinary diligence, he cannot avoid the contract। तो जहां पे हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से हुआ है, मतलब फ्रॉड से आपका कंसेंट लिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होते हैं, मतलब जो अग्रीव पार्टी है वो उसको अवॉइड कर सकती है। बट अगर जो अग्रीव पार्टी है वो ड्यू डिलिजेंस से, अगर वो ध्यान से देखती, तो उसको एक्चुअली में सच पता चल जाता, तो फिर उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस में अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करा नहीं जा सकता, ठीक है, बट इन एनी अदर केस फ्रॉडुलेंट पार्टी कैन नॉट से दैट अदर पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड द ट्रूथ। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला करा, क्या बोला गया कि देयर वाज नो फ्रॉड सिंस द कैंडिडेट हैड जस्ट केप्ट साइलेंट एज टू सर्टेन फैक्ट्स एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं, कि वो एक्चुअली में ढूंढे कि क्या सारे बच्चों की अटेंडेंस ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल बन जाएगा। बेसिकली अग्रीव पार्टी जो है उसको अवॉइड कर सकती है। विक्टिम के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। ही कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ओनली वंस।
सिर्फ एक ही बार ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। रिसेशन, रिसेशन मतलब कैंसलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो भी पार्टी रिसेंड कर रही है उसको बेनिफिट जो भी उसको मिला है उसको रिस्टोर करना है। अगर किसी बेनिफिट को उसने लिया है तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थ्रू इट्स प्रोविजन so far as it may declare to this effect। तो बेसिकली सेक्शन 64 इस बारे में बात करता है कि if you have benefited out of some contract and you are cancelling that contract, you need to restore, you need to return that thing। so basically आपको उसी पोजीशन में लेके आना है, स्टेटस को एंटे मेंटेन करना है जिसमें वो बंदा पहले था। अगर कोई बेनिफिट भी आपको मिला है तो आपको उसको रिटर्न करना है। जनरल रूल क्या है, that a condition of rescission there must be restitution in integrum, but at the same time कोर्ट को ये फुल पावर है कि वो जस्ट अलाउंस भी दे सकती है। बेसिकली आपको रेस्टिट्यूशन, आपको वो सारी चीजों को रिटर्न करना है जो भी बेनिफिट आपको मिला है, बट अगर नहीं है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन भी है, वो क्यों उसकी जगह एक अलाउंस भी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम लोग दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे सो दैट आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बात करता है कि क्या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, साइलेंस एज टू फैक्ट्स अमाउंट्स टू फ्रॉड, डिस्कस ऑल द सिचुएशंस जहां पे साइलेंस अपने आप में फ्रॉड माना जाएगा। 15 मार्क का ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब हमें इसका आंसर लिखना है। दिस इज अ सैंपल आंसर फॉर यू गाइस सो दैट यू गाइस कैन स्टार्ट राइटिंग योर ओन आंसर्स इन अ ब्यूटीफुल वे। साइलेंस, mere silence is no fraud। explanation to section 17 ये बात बोलती है कि mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract अपने आप में fraud नहीं माना जाएगा until and unless the circumstances are such कि आपकी ड्यूटी थी to speak और unless his silence is equivalent to speech। तो हमने explanation 17 की explanation लिख दी जहाँ पे हमने ये बात बोला कि अपने आप में साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनटिल एंड अनलेस ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको बोलने की ड्यूटी थी या फिर आपके चुप्पी को स्पीच माना जाएगा। ऑर्डिनरीली पैसिव कंसीलमेंट हो या फिर मेयर साइलेंस अपने आप में फ्रॉड नहीं माना जाता। एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑब्लाइज नहीं है कि वो सारी की सारी बातों को दूसरी सामने वाली पार्टी को डिस्क्लोज करे। merely because a person did not disclose the defects in the goods sold by him, ये अपने आप में फ्रॉड नहीं माना जाएगा। केवीए टेम्पटर की बात कर रहे हैं, बायर बीवेयर की बात कर रहे हैं। बट साइलेंस में बिकम डिसेप्टेड इन सर्टेन सिचुएशंस जहां पे हम उसको कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड माना जाएगा जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सच सिचुएशन इज जहां पे आपकी ड्यूटी थी टू स्पीक। सो जहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आपके ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने पढ़ा था, that nothing about the life or 105 circumstances of the assured, it depends on the contract of absolute good faith या फिर उब्रमा फाइल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको क्या देखना है कि नॉर्मल सिचुएशन में वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा अगर आप चुप रखते हैं, बट कौन सी पहली सिचुएशन है जहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा था और उसका एक फाइन एग्जांपल हमने दे दिया इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड हो गया फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फैमिली अरेंजमेंट्स के, पार्टनरशिप के, यहाँ पे फॉर्मेशन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज। Thus, a father selling his horse to his son must tell him that the horse is unsound as son is likely to rely upon his father। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जहां पे एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे आपको सच बोलना चाहिए, वहां पे आपको छुपी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई चीज अपने बेटे को बेच रहे हैं, अपने फादर को बेच रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स में बेच रहे हैं और आपको पता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है, आपको उस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है टू स्पीक। समटाइम्स साइलेंस अपने आप में स्पीच माना जाती है। फॉर एग्जाम्पल, a buyer asks the seller whether the horse is sound and if he remains silent, this is fraud as the horse is unsound। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको लगता है कि अगर आप चुप हो उसको आपकी स्पीच माना जाएगा। सामने वाले ने पूछा कि क्या आपका घोड़ा ठीक है, क्या आपका घोड़ा की हेल्थ ठीक है, बट आप चुप रहे, तो सामने वाला क्या मानेगा कि यस द हॉर्स इज फाइन, हाउएवर द हॉर्स वाज नॉट फाइन, द हॉर्स वाज अनसाउंड। तो ये भी अपने आप में क्या माना जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपने फ्रॉड किया। समटाइम्स अ सिचुएशन स्टेटमेंट इज ट्रू मेड बिकॉज चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जब चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं
तब भी आपकी ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है, एवरेज प्रैक्टिस उसकी है 2000 पर एनम, बट बिफोर द ट्रांजैक्शन इज फाइनलाइज उसको कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है उसकी प्रैक्टिस ड्यू टू हिज इलनेस, तो उसको ये सामने वाली बातें को बताना चाहिए। तो अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं तब भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सामने वाले को बताओ। सिमिलरली अगर आप हाफ ट्रूथ की बात करें, अगर आप हाफ ट्रूथ बताते हो, आप आधी बात बताते हो, आधी बात नहीं बताते हो, तो ये भी अपने आप में फ्रॉड माना जाता है। जहाँ पे पर्सन की ड्यूटी है कि वो सच बताए, बट वो आधा सच बताता है, आधा झूठ बताता है, तो बेसिकली हाफ ट्रूथ इज द डेंजरस थिंग। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे भी अगर आप सच नहीं बोलते हो तो ये भी अपने आप में क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। It may be noted that when the silence amounts to fraud, but the other party could discover the truth by ordinary diligence, तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि a candidate of LLB Part 1 examination omits to fill in his admission form that he is short of attendance, हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला केस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या नहीं कर पाएगी, कैंसिल नहीं कर पाएगी उसका कैंडिडेचर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की भी ड्यूटी थी कि वो उस चीज को चेक करती। तो अब आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे इस आंसर को लिखा। आपको एक चीज देखनी है, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा जहाँ पे मैंने बताया कि ये जो साइलेंस वाली बात हो रही है ना, ये सेक्शन 17 की एक्सप्लेनेशन में हो रही है। उसके बाद हमने एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की बात बताई जहाँ पे हम लोगों ने बॉडी के बारे में बात करी। ठीक है, हम लोगों ने बताया कि साइलेंस का नॉर्मल सिचुएशन में नहीं माना जाता फ्रॉड, बट कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें माना जाएगा, जहां हमने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 को हमने डिस्कस किया। एंड इसके बाद पॉइंट 5 को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने फाइनली एक केस लॉ के साथ अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये एक फाइन एग्जाम्पल था, ये एक सैंपल आंसर था आप सबके सामने। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू विल बी दैट आप लोग अपने आंसर खुद लिखें, अपनी क्रिएटिविटी खुद दिखाएं, एंड हर एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, हर एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके 10, 15, 20, 5 सारे नंबरों के हिसाब से एक बड़ा आंसर लिखें एंड अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर 5 नंबर का आया तो मैं क्या लिखूंगा, 10 का आया तो क्या लिखूंगा, 15 का आया तो क्या लिखूंगा, और 20 का आया तो क्या लिखूंगा। ठीक है, इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A applies to a banker for loan at a time when there is stringency in the money market। तो A ने एक बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है बैंकर को जब मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है। बैंकर डिक्लाइन कर देता है कि मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मार्केट का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंकर जो है वो मना कर देता है कि इसमें मैं नहीं दूंगा एक्सेप्ट फॉर एन अनयूजुअली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए एक्सेप्ट कर देता है ये लोन की टर्म्स, लेटर ऑन डिक्लाइन करता है बोलते हुए कि भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना है, दिस इज अगेन अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू। सो अब अगेन आपको क्या पढ़ना है, इसमें कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है ये बंदा बोल रहा है, क्योंकि क्यों नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सब टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इसका सैंपल आंसर लिखें, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का रिविजन करेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बात करता है। आई थिंक हम लोगों ने पिछली सी क्लास में एक और क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर किया था, जहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट एक क्विक रिवीजन आप सबके लिए आई विल डू हियर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है। सटल स्पीशी ऑफ फ्रॉड माना जाता है जहां पे एक बंदा दूसरे के दिमाग के साथ खेलता है। बेसिकली यू आर मैनिपुलेटिंग द पर्सन एंड उसका आप कंसेंट ले रहे हो, आप उसके दिमाग के साथ हेरफेर कर रहे हो। तो इसेंशियल्स क्या है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है पार्टीज के बीच में, और क्या उस रिलेशन के कारण सामने वाला बंदा डोमिनेंट पोजीशन में था कि वो आपकी अनफेयर एडवांटेज ले सकता था या फिर नहीं था। ये सारी कंडीशंस का एस्टैब्लिश होना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप्स क्या था। कई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जैसे लॉयर एडवोकेट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट हो, ठीक है, टीचर स्टूडेंट हो। ये रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स माने जाते हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस रखते हो, ट्रस्ट करते हो आप सामने वाले के ऊपर, और आपको विश्वास होता है कि ये बंदा मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, ये बंदा एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, ये बंदा क्या करता है, ये आपके साथ धोखा नहीं करता बट ये आपके माइंड के साथ खेलता है और आपकी अनफेयर एडवांटेज लेता है। ठीक है, अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। ओके, तो प्रिजम्पशन क्या है, आपको ये चीज देखनी है कि क्या कोई अनकॉन्शनेबल बार्गेन हो रही है,
कोई ऐसी चीज जहाँ पे 10 करोड़ के घर को 1 लाख में बेचा जा रहा है, तो क्या मानोगे, कोई तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज किया गया है। जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। प्रिजम्पशन मानी जाएगी जब अनरीजनेबल बार्गेन होगी, तो आप प्रिज्यूम करोगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया गया है जब आपका कोई अनरीजनेबल बार्गेन होगी। जैसे कि कोई भी समझदार पर्सन, कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन 10 करोड़ की चीज को 1 लाख रुपए में नहीं बेचेगा। बट अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्रिज्यूम करके चलोगे कि सामने वाले ने आपका अनफेयर एडवांटेज लिया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज हुआ है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को आपको देखना है। कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैंने 80 लाख रुपए में बेच दिया। और क्यों बेच दिया? क्योंकि सामने वाला मेरा दोस्त था, विच इज फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, आई वाज गिविंग द रिगार्ड बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप। हाउएवर, अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 8 लाख रुपए में बेच दूंगी तो ये चीज प्रिज्यूम करी जाएगी कि मेरे ऊपर क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज हुआ है, और आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज को रिबट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अगर पार्टीज इक्वल फुटिंग पे हैं, अगर पार्टीज इक्वल फुटिंग पे हैं तो ये माना जाएगा कि नॉर्मल कोर्स में अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स नहीं होती हैं, और यहाँ पे प्रिजम्पशन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की है उसको क्रिएट नहीं किया जाएगा। अब रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद के केस में क्या बोला गया कि सबसे पहली चीज आप ये नहीं देखोगे कि अनकॉन्शनेबल बार्गेन है या नहीं है, सबसे पहली चीज आप देखोगे, फर्स्ट थिंग जो आपको देखनी है कि पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप ही बताएगा कि क्या सामने वाले की डोमिनेंट पोजीशन थी कि वो अनफेयर एडवांटेज ले पाता या फिर नहीं ले पाता। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेक्शन 16 की क्या है कि आपका रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में क्या था। तकरी देवी वर्सेस रमा डोगरा के केस में क्या बोला कि एक ओल्ड इलिटरेट वुमन थी, ओल्ड अनपढ़ औरत थी, जिसने अपने एडवोकेट को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे दिया। यहाँ पे क्या माना गया, यहाँ पे माना गया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ये बेचारी बुढ़िया जो कि इलिटरेट थी, इसको पता ही नहीं है भला बुरा क्या है, कहाँ साइन करा रहे हैं वकील साहब, कहाँ नहीं करा रहे हैं। तो जब इसका कंसेंट लिया गया तो क्या माना गया कि ये बहुत ही अनकॉन्शनेबल बार्गेन है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बेचारी बुढ़िया ऐसा करे, एंड ये माना गया कि दिस विल अमाउंट टू व्हाट, दिस विल अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ बार्गेनिंग पावर, सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजनाथ गांगुली के केस में क्या बोला गया कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये माना जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में सिंगल साइडेड क्लॉजेस होते हैं, ऐसे आर्बिट्ररी क्लॉजेस होते हैं जो दोनों पार्टीज के हिसाब से नहीं होते। कई बार एम्प्लॉइज के साथ एम्प्लॉयर ऐसी चीजें कर देते हैं, 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसे जो क्लॉजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कॉन्ट्रैक्चुअली वॉइड, अगर ये सिंगल साइडेड क्लॉजेस हैं, आर्बिट्ररी क्लॉजेस हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा क्लॉज जो कि अनफेयर है, अनकॉन्शनेबल है, जो कि सामने वाले की कॉन्शियसनेस को हिला सकता है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड मानेंगे, उन क्लॉजेस को हम वॉइड मानेंगे। तो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का क्या होना चाहिए, प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का ऐसा होना चाहिए जहां पे हम ये मान के चले कि आपकी नेचुरल जस्टिस की, इक्विटी की, फेयर कॉन्शियसनेस की सारी बातें मिलनी चाहिए। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होता है, सेक्शन 19A में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा हो रहा है तो वो वॉइडेबल बन जाएगा, मतलब जो हमारी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो इसको अवॉइड भी कर सकती है। ऑब्जेक्ट क्या है कि बेसिकली आपको उसी पोजीशन में लेके आना है सामने वाली पार्टी को जिसमें वो पहले था, आपको इक्विटी करनी है, गुड कॉन्शियसनेस करनी है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। अब हमारा आंसर, सैंपल आंसर, जब हम लोग एक बार दोबारा से अपने क्वेश्चन को देख ले स्टूडेंट्स, जहां हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को रिवाइज किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए अप्लाई करता है बैंकर साहब को एक लोन के लिए, ठीक है, जब मार्केट कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी। अब बैंकर साहब जो है वो मना कर देते हैं कि मैं तुझे लोन नहीं दूंगा, एक्सेप्ट एक अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं तुझे बैंक लोन दूंगा। ए जो है पहले तो एक्सेप्ट कर लेता है लोन कंडीशंस को, और बाद में जाके बोलता है कि नहीं नहीं, ये मैं कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मेरा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सैंपल आंसर लिखेंगे।
सबसे पहली बात जो हमने लिखी है कि हार्ड बार्गेन नॉट नेसेसरीली अनकॉन्शनेबल। जरूरी है ये समझना कि हर एक ट्रांजैक्शन जहाँ पे टर्म्स ऐसी हैं जो एक पार्टी को डिसएडवांटेजेस हैं और एक पार्टी को एडवांटेजेस हैं, जरूरी नहीं है वो अनकॉन्शनेबल हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एडवांटेजेस होती हैं टू वन पार्टी, बट एट द सेम टाइम जो दूसरा पर्सन है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये कर रहा है, तो आप प्रिजम्पशन अनड्यू इन्फ्लुएंस की रेज नहीं कर सकते। तो कई बार हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं कि एक बंदे का तो बड़ा फायदा हो रहा है बट दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, बट जरूरी नहीं है इस सारी सिचुएशंस में आप अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो फैक्ट्स हैं प्रेजेंट फैक्चुअल प्रॉब्लम की प्रोवाइडेड इन अ क्वेश्चन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। कई बार ऐसा होता है बैंक ट्रांजैक्शंस में कि जब हमारी मार्केट कंडीशंस खराब होती है ना, तो जो नॉर्मल प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उस पर हमें बैंक लोन्स नहीं मिलते। हमें बैंक लोन सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में दिए जाते हैं, जहाँ पे अगर हम क्या बोलें कि हम लोग अग्री करते हैं कि हम लोग को एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं किया गया है। अगर आप देखो फैक्ट्स, अपनी बैरक उठा के देखो, इलस्ट्रेशन डी जो है हमारी सेक्शन 16 की वो एग्जैक्टली सेम है। देयरफॉर कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें अर्जेंट नीड होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस होता है तो हम लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन ले लेते हैं। तो urgent need of money on part of the borrower is not itself sufficient evidence mental distress का, या फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, undue influence है। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही छोटा आंसर लिखा गया है क्योंकि छोटे मार्क्स कम थे। आप लोग इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। आप लोग इसमें केस लॉ जरूर ऐड करें, ठीक है। यू कैन ऐड केस लॉज, यू कैन ऑल्सो ऐड सिचुएशंस जहाँ पे आप सेक्शन 16 को समझाएं एंड आप इफेक्ट भी जरूर बताएं, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा। जहाँ पे आप किसकी बात करेंगे, आप बात करेंगे सेक्शन नंबर 19A। तो देखो मैं आपको सारे टाइप के सैंपल आंसर्स दे दूं जहाँ पे काफी डिटेल्ड आंसर्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं सीरीज में, और काफी छोटा आंसर जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है। अब होता क्या है, जब हम लोग पेपर लिख रहे होते हैं ना तो हर एक बंदा अपना बेस्ट जज होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है मेरे पास टाइम नहीं है बट मुझे बात क्रिस्प बता के आनी है, मुझे लिख के आना है अपना आंसर, तो हम एक ऐसा आंसर लिख देंगे जहाँ पे हमने हार्ड बार्गेन की बात करी, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात करी एंड यहाँ पे हमने छोटा सा बात करी आपकी कह सकते हो आपकी बॉडी की, और यहाँ पे मैंने अपने आप को कंक्लूड कर दिया। However, a lot of things can be added in this, which is आप केस लॉज ऐड कर सकते हो, सेक्शन 16 को समझा सकते हो, इफेक्ट की बात कर सकते हो, ठीक है। आप इलस्ट्रेशंस भी लिख सकते हो अगर आपको लगे कि आपको लिखना जरूरी है। सो दिस इज ऑल योर डिस्क्रिप्शन एंड इट विल ऑल डिपेंड ऑन आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितने नंबर का क्वेश्चन है, और अगर वर्ड लिमिट दी है तो वर्ड लिमिट कितनी है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बार बार through these series I am requesting all of you to start preparing for your mains answer writing, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं एक और मोटिवेटिंग बात आप सबको बोलना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों का विजन बड़ा ब्लर हो जाता है और समझ नहीं आता है कि यार हम कहाँ जाके पहुंचेंगे, आगे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, हम लोग का फ्यूचर, क्या हम जजेस बन पाएंगे, क्या हम जजेस नहीं बन पाएंगे। फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, क्लियर पिक्चर नहीं है। तो एक चीज को ध्यान रखो, आप लोग वही हो, आप आज वो हो जो आपने चॉइस कल बनाई थी। तो बेसिकली यू आर व्हाट यू आर टुडे बिकॉज ऑफ द चॉइसेस व्हिच यू मेड यस्टरडे, एंड यू विल बी व्हाट यू विल बी टुमारो बिकॉज ऑफ द चॉइसेस व्हिच यू मेक टुडे। तो अभी टाइम है, अभी आपके पास क्या है, समय है, समय आपके साथ है, समय को अपने साथ बनाए रखें। और क्या करें आप लोग पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करें, स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो आप लोग चॉइस करोगे ना, अगर चॉइस करोगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ और फ्रेंड्स के साथ चिल करने जा रहा हूँ, या फिर सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मोबाइल पे राइट लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, ये चॉइस करोगे तो इससे क्या होएगा, ये चॉइस से आपका जो फ्यूचर है वो डार्क हो सकता है, क्योंकि ये टाइम आपका ये है, पेपर्स से पहले आप लोगों को मेहनत करनी है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करोगे, ये चॉइस करोगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। सो
आपका आज की चॉइस, टुडेज चॉइस विल इम्पैक्ट योर फ्यूचर। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज पढ़ाई करो, क्योंकि शायद आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, बट वो दूसरे बच्चे जो है ना वो तो पढ़ाई कर रहे हैं और वो निकल जाएंगे आगे, दे विल गेट एन एज ओवर यू। जब हम लोग हताश बैठे होते हैं, जब हम लोग निराश बैठे होते हैं, तो याद रखो कोई ना कोई बच्चा जरूर होता है जो उस टाइम पे मेहनत कर रहा होता है, एंड वो जो मेहनती बच्चा है, वो जो बच्चा है जो सैक्रिफाइस कर रहा है आज, उसका कल बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी थॉट प्रोसेस पे, इसी पॉजिटिव नोट पे। ठीक है, तो बात कर रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जहां पे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, परफॉर्मेंस, ब्रीच से पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। तो अब ब्रीच क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को आपने परफॉर्म कर दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, ब्रेक कर दिया तो आपका ब्रीच हो गया। तो ब्रीच से पहले एक बार परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत टाइप्स की परफॉर्मेंस होती हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात भी करते हैं, जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस करी, आपने ऑफर किया कि मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरे टाइप की परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे आपने अटेम्प्ट किया बट सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ए को रखा था कि व्हाइट वॉश करनी है, ए को रखा था कि व्हाइट वॉश करना है बी का घर। ठीक है, अब ए ने बोला कि मैं 10th को कर देता हूँ, बी ने नो बोल दिया, 11th को कर देता हूँ, नो बोल दिया। तो दिस इज ऑल अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, दिस इज ऑल अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सी है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया, जो कि हमारी ऑब्लिगेशन थी। तो सेक्शन 37 ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज की बात करता है, जहां पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, यहाँ पे पार्टीज की कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे कि ए ने बोला मैं 10 किलो आलू प्रोवाइड करूंगा और बी ने बोला मैं इसके लिए तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं। इन दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो परफॉर्म करना जरूरी है, एंड जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। जब उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया गया तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हो जाती है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वो होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है बट डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि सामने वाला बंदा जो है, प्रोमिसी जो है, वो हमें उसको डिस्चार्ज करने नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा प्रोमिसर तो बोलता है मैं अपना काम करना चाहता हूँ, बट उसको प्रिवेंट किया जाता है या तो प्रोमिसी के द्वारा या फिर कोई ऐसी डिसेबिलिटी के द्वारा जो कि सुपरवीनिंग है, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानी जाती है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज की अगर हम बात करें तो सेक्शन 37 बात करता है कि हर पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है एक दूसरे के प्रति कि जो भी ड्यूटीज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें अबाइड बाय करे। पार्टीज को यूजुअली एक्सचेंज करना होता है समथिंग विच इज हैविंग वैल्यूज इन द आईज ऑफ लॉ, और जब वो इस चीज को, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गई, मनी हो गई, तो ये एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशंस हैं जो इनको कंप्लीट करनी होती है। अगर ये ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो ब्रीच माना जाता है, एंड अगर इन ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। ठीक है, अब जो ऑफरर है वो अगर एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में और वो डेफिनेट ऑफर करता है, कम्युनिकेट करता है ऑफर टू द ऑफरी, और सामने वाला ऑफरी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कम्युनिकेट करता है कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और ये आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस है इनको परफॉर्म करना जरूरी है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की काफी सारी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे किस तरीके से काम होगा, कितने अमाउंट में होगा, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एम कन्नकम वर्सेस एन मणिकड्डम। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्लेंटिफ ने इस केस में रिटेन सम पार्ट ऑफ द मनी which was stipulated under the terms of the contract in order to compel the defendant for the performance of some obligation, जैसे कि प्रॉपर्टी विकेट करना, और which was occupied by the tenant and handing over of the vacant property to the plaintiff. कंटेंशन ये थी कि नॉन पेमेंट ऑफ सम पार्ट would result in infringement of terms of the contract. तो अब आपको क्या देखना है, जब हमारी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, और ये सब कुछ हमारे सेक्शन 38 में लिखा गया है। सेक्शन
37 आपकी ऑब्लिगेशंस की बात करता है और टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हमारा सेक्शन 38 बात करता है, ठीक है। उसके बाद 38 बोलता है कि अगर ऑफर करते हो शुड बी अनकंडीशनल। बेसिकली जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो, जब आप अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर रहे हो, तो आप जो भी ऑफर करते हो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। अगर वो कंडीशनल है तो वो क्रॉस ऑफर माना जाएगा। तो ऑफर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम और प्लेस, जिससे कि पार्टी जो है वो रीजनेबल टाइम में उसको असर्टन कर सके और आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर सके। तो टाइम और प्लेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 38(3) कहता है कि इफ द ऑफर टू द ऑफरी इज सच एज टू डिलीवर सम गुड्स एड्रेस टू द ऑफरी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफरर कि वो रीजनेबल टाइम दे ऑफरी को कि वो असर्टन कर सके और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के साथ बाउंड रहे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि किस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर करेगा, उसका एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन कर सकता है और जॉइंट प्रोमिसर्स भी कर सकता है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन रेफर टू द फाउंडेशन बैच की सीरीज, जहां पे हम लोगों ने इसको डिटेल में आपको पढ़ाया था। सेक्शन 40, 37, 41, 42। यहाँ पे बस मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रीफ सा क्या कह सकते हैं आप, रिवीजन के लिए मैंने इसको पॉइंट को रखा है। अब जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बात कर ली, ऑब्लिगेशंस की बात कर ली, अगर इन ऑब्लिगेशंस का पालन नहीं हो रहा, इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं हो रहा, इनको ब्रेक किया जा रहा है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच सेक्शन 73 से 75 में लिखा गया है कि क्या ब्रीच होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, what will be the liability and what will be the process of action, दोनों पार्टीज के बीच में वो चीज भी देखी जाएंगी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर ब्रीच हो जाता है बट इट इज नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, तो क्या लॉ क्या कहता है कि आपको सामने वाले को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ब्रीच का क्या मतलब है? जहां पे जो अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस थी इनके बीच में, जिस कंडीशन पे इन्होंने अग्री किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट को पालन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, उनका पालन नहीं हुआ, वो कंडीशंस को ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर आपको हायर किया गया है कि आप फिनिश कर दोगे एक प्रोजेक्ट और आप उस काम को कंप्लीट कर देते हो, बट सामने वाला कस्टमर आपको उसके पैसे नहीं देता है, so basically you owed this money because you have done the work, you have performed your part, but सामने वाला person is not giving you money, so what is happening? There is a contract breach. अब चाहे आप एक छोटा बिजनेस हो या फिर आप एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर एक बड़ा बिजनेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर कोई बंदा सर्विस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, तो क्या माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं जहां पे आपकी कंडीशंस को फॉर्मलाइज किया जाता है, काफी सेट ऑफ कंडीशंस में लिखी जाती हैं, जहां पे बहुत सारी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब कल को जाके कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, जुरिस्डिक्शन क्लॉज लिखा जाता है, कई बार लिक्विडेटेड डैमेजेस भी लिखे जाते हैं कि अगर इतना डैमेज हुआ तो ये डैमेज असर्टन किया जाता है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस हैं, ठीक है। सूट कहाँ फाइल करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑल दीज आर टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती है कि अगर कोई टर्म एंड कंडीशन को वायलेट किया गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती एक पर्सन को करने के लिए, इंस्टेड जो पार्टी है उसको हार्म कॉज हो जाता है, तो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो वो परस्यू कर सकती है, जैसे कि वो सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकती है, सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकती है, सूट फॉर कॉम्पनसेशन फाइल कर सकती है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर रेसिशन, कुछ काफी सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, लॉ के पास काफी सारी रेमेडीज हैं और आप स्पेसिफिक रेमेडी को एग्जॉस्ट कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आपको क्या चीज देखनी है? बेसिकली आपको देखना है अनयूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने एडवोकेट को कंसल्ट करें एंड उनसे पूछें कि आपकी इस सिचुएशन में कौन सी बेस्ट रेमेडी अवेलेबल होगी आपको एग्जॉस्ट करने के लिए। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, इंडिविजुअल हो या फिर कोई स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, टाइम, एफर्ट एंड मनी सब कुछ लॉस होता है जब क्या होता है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रिजल्ट करता है।
चाहे सिक्योरिटी ब्रीचेस की बात करें या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीचेस की बात करें, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मद्देनजर ये रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, आपको सामने वाली पार्टी को उसी पोजीशन में लेके आना है जिसमें वो पहले थी। आपको उसको डैमेजेस, कॉम्पनसेशन सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको रिजल्ट करना पड़ेगा जिसमें वो पहले थी, अगर आपकी गलती के कारण उसको इंजरी हो रही है। मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं, सिग्निफिकेंट ब्रीच होते हैं, जहाँ पे एक बंदा अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करता, जो कि सेक्शन 37 के अंदर लिखी हुई है, वो हार्म कर देता है, इसके कारण सामने वाला इंसान आपके ऊपर सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। तो क्या देखना है आपको कि लॉ सूट जो है वो फंडामेंटल ब्रीच के बारे में बात करता है। अ पार्टी हैज बीन हार्म्ड बाय अ फंडामेंटल वायलेशन, राइट प्रॉम्प्टली टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसीलिए वो क्या कर सकता है, अपना एक सूट भी फाइल कर सकता है। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच की अगर बात करें, ये कब होती है, जहां पे इट बिकम्स एविडेंट दैट वन पार्टी विल बी अनेबल टू कंप्लीट देयर ऑब्लिगेशंस विद इन द टाइम फ्रेम, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस और आपको एंटिसिपेट हो जाता है, पहले ही पता चल गया ये बंदा तो टाइम तक अपना काम नहीं कर पाएगा, उसको आप क्या मानोगे, आप मानोगे कि ये एक एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। जैसे कि अगर किसी को आपने हायर किया था कि वो एक स्पेसिफिक डेट, मान लो 10th तक वो आपके घर को व्हाइट वॉश कर देगा, आपको पता था 5 दिन का काम है, ठीक है, 5 डेज का काम। अब इस बंदे ने 9th तक काम शुरू ही नहीं किया, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो ना कि क्या होगा, आपका घर पेंट नहीं हो पाएगा, तो आप लाइबल हो कि आप उसको सू कर सकते हो फॉर डैमेजेस, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वॉज द एसेंस। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रीच होते हैं, जैसे एक्चुअल ब्रीच होते हैं, एंटिसिपेटरी ब्रीच होते हैं, मटेरियल ब्रीच हो गया, माइनर ब्रीच हो गया, फंडामेंटल ब्रीच हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन रेफर टू द फाउंडेशन बैच की सीट। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीच हो गए, मटेरियल, एंटिसिपेटरी, फंडामेंटल। ठीक है, मटेरियल ब्रीच की हो गई, बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ ब्रीच होता है जहां पे कोई जो मटेरियल कंडीशन है, मटेरियल कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, फेलियर टू परफॉर्म ऑफ अ सर्विस, नेग्लिजेंस, अदर सिग्निफिकेंट फेलियर्स को हम मटेरियल ब्रीच कहते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच, जहां पे आपने पहले से ही असर्टन कर लिया कि सामने वाला जो बंदा है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाएगा, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच माना जाएगा। फंडामेंटल ब्रीच हो गया, जहां पे नॉन ब्रीचिंग पार्टी कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। नॉन ब्रीचिंग पार्टी कौन हो गई, अग्रीव्ड पार्टी आपका कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को और डैमेजेस को सीक कर सकती है। अब हम दोबारा से आ गए हमारे आंसर पर। इससे पहले कि हम आंसर लिखें, हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात कर रहे थे। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोगों ने परफॉर्मेंस पढ़ा, अटेम्प्टेड, एक्चुअल। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं रिवीजन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दूं, जरूरी नहीं होता ये सब कुछ आपको आंसर में लिख के आना है, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ के आती हूँ, सो दैट हमें क्लैरिटी रहे कि हमारा क्वेश्चन मांग क्या रहा है। जो क्वेश्चन मांग रहा है क्रिस्प प्रिसाइज वे में वही आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करो। When a party is having a duty to perform a contract और वो fail कर जाती है to do that or does an act whereby the performance of the contract by him becomes impossible, or if he refuses to perform the contract, it is said to be a breach of contract on his part. Breach may be actual या फिर non performance of the contract on the due date of performance, या फिर एंटिसिपेटरी जहाँ पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हैज कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को कुछ गुड्स को सप्लाई करना था तो बी on 1st January A does not supply the good, he has made actual breach. On the other hand, if A informs the B on 1st December that he will not be able to contract on 1st January next, A has made an anticipatory breach. Fine example आपका वो house paint वाला, house white wash वाला भी। एंटिसिपेटरी ब्रीच में टाइम एसेंस है, बेसिकली टाइम तक करना था, नहीं कर पा रहा ये बंदा, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच माना जाएगा। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस repudiation of a contract by one party to it before the due date of its performance has arrived. तो ड्यू डेट से पहले ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा काम नहीं कर पाएगा। ये could be made by the promiser either by refusing a contract, या फिर अपने आप को अगर वो डिसेबल कर देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा before the due date of performance have arrived. So अगर एक बंदा रिफ्यूज कर देता है to perform the contract in its entirety is not there, it is not to be considered to be a case of anticipatory breach within section 39 of the Indian Contract Act.
इफेक्ट क्या होगा एंटिसिपेटरी ब्रीच का? एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी हैज टू ऑल्टरनेटिव्स ओपन टू हिम. एक वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली, ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड एंड मे ब्रिंग एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग फॉर द अपॉइंटेड डेट. तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 10th तक आपके घर को व्हाइट वॉश करना था, 9th तक इस बंदे ने शुरू ही नहीं किया, ठीक है, आपको पता है 5 दिन लगने हैं घर को व्हाइट वॉश करने में, तो आप 9th को एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर 10th, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे अपॉइंटेड डेट पे नहीं काम हुआ. सेकेंड काम क्या कर सकता है? he may not put an end to the contract but treat it still subsisting and alive and wait for the performance of the contract till the appointed date. 9th को कुछ ना करके वेट करो कि क्या पता ये बंदा 10 तारीख तक कुछ कर दे. हो सकता है इसने 2 लड़कों को एम्प्लॉय करना था, 2 पीपल को एम्प्लॉय करना था, ये 10 लोगों को एम्प्लॉय करके एक ही दिन में सारा काम कर दे. सो you have 2 alternatives available. One, you can cancel the contract on the day when you are realizing that ये बंदा तो काम नहीं कर पाएगा, and second, you can wait till the date of the contract. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये अपना एंटिसिपेटरी ब्रीच का एक आंसर लिखा, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा, हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया, बॉडी में एंड इफेक्ट करते करते हमने इसको कंक्लूड कर दिया. ओके, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस. नाउ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने. Promisor Messrs Punj Sons Private Limited, New Delhi, entered into a contract with Union of India for supply of 8420 milk containers of 20 liters each, duly coated with hot dipping coat. Parties well knew that such coating has to be made with tin ingots, which was a canalized item which was not available in the market without a release order of Direction General of Supplies and Disposal. In spite of reasonable efforts on part of the petitioners to obtain the release of necessary quota of tin ingots, the same was not done. Petitioners pleaded impossibility of performance. Decide करें. Situation based question आप सबके सामने. आपको क्या देखना है? तो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 56 की बात हो रही है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं रहा परफॉर्म करना, तो हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट किया, या तो क्या करोगे, या तो इसको परफॉर्म करोगे, या तो इसकी कंडीशन को ब्रेक करोगे और ब्रीच करोगे. एक और सिचुएशन होती है जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना. इम्पॉसिबल कई रीजंस के कारण हो सकता है. आउटब्रेक ऑफ वॉर, इनअवेलेबिलिटी ऑफ थिंग, ऐसी कोई भी सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जहां पे आपके कंट्रोल से बाहर है वो चीज. जब आपके कंट्रोल से बाहर है वो चीज, तो क्या करोगे? तो उसके बारे में अब हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट रिविजन करते हैं. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि पुंज सन्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहाँ पे उनको मिल्क कंटेनर्स प्रोवाइड करने थे जो कि टिन इंगोट्स के होने थे, हॉट डिपिंग कोटिंग के थे. ये पता था कि जो टिन इंगोट्स की कोटिंग के साथ मिलने हैं ये कब मिल सकते हैं? जब डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल जो है वो एक रिलीज ऑर्डर करे. कुछ काफी सारे एफर्ट्स कर लिए बट उनकी तरफ से वो रिलीज ऑर्डर नहीं मिला. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच पिटिशनर्स ने क्या बोला कि भैया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, हम नहीं कर सकते इसको. ठीक है, अब एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें. तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया. बेसिकली इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि कुछ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस आ गए. आपने प्रॉमिस किया था कि मैं परफॉर्म करूंगा बट कुछ ऐसी सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस आ गई जो आपके कंट्रोल के बाहर है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी माना जाता है. हमारे इंग्लिश लॉ में कई बार आपसे क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से भी पूछा जाता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 के अंदर इस चीज को लिखा गया है. तो क्या रूल्स है? सेक्शन 56 बोलता है जहां पे इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर अनलॉफुल हो जाता है, तो प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है कि मैं कोई काम करूं बट बाद में जाके वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोला जाता है. इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, याद रखें. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि द केस शुड नॉट बी रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ पार्टी. तो बेसिकली क्यों इम्पॉसिबल हो रहा है? इट शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, या फिर एक पार्टी का डिफॉल्ट है. कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि अनफोर्सिएबल थी, इनएविटेबल थी और उसने कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर दिया. कोई ऐसी चीज थी जो आपने इमेजिन नहीं की थी. अर्थक्वेक आ गया, चीजें टूट गई. आपने किसी कंट्री के साथ ट्रेड करा, इंडिया और उस कंट्री के बीच में वॉर हो गई, इम्पॉसिबल हो गया. बेसिकली इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बट इट इज समथिंग आउटसाइड फैक्टर जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो अनफोर्सिएबल था, इनएविटेबल था, आपने इमेजिन भी नहीं किया था. तो दो सिनेरियोज हैं. एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जहां पे जब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं और दोनों को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल चीज का है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है. जैसे कि दो पैरेलल लाइंस को मिलवाने का अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्टीज कर रहे हैं तो ये
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, जब उन दोनों को पहले से ही पता था। अगर उनको पता था तो वो लाइबल, देन ही इज लाइबल टू पे द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस जो कि सफर होता है बिकॉज ऑफ द इनकेपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर अशोक प्रॉमिस करता है टू सप्लाई नवदीप अ कोट मेड अप ऑफ बियर फर, नवदीप विशेस टू वेयर दिस कोट फॉर अ टेलीविजन इंटरव्यू, बट अशोक को अवेयर है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सप्लाई अ बियर कोट टू हर इन दिस सीजन, बट स्टिल वो अगर प्रॉमिस करता है उसको, तो यहाँ पे नवदीप कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क फॉर कॉम्पनसेशन क्योंकि उसको लॉस हुआ है। ठीक है, सिमिलरली सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होगा कि पहले तो सब कुछ भला चंगा था, पहले तो सब कुछ ठीक था, बाद में जाके इम्पॉसिबल बन गया। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग वाज सीम टू बी पॉसिबल, बट बाद में जाके आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया या फिर फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, कोई ऐसी चीज हो गई जो कि आपके कंट्रोल के बाहर थी, इट बिकेम इम्पॉसिबल। तो अगर प्रीवियस एग्जांपल लें, एट द टाइम जब अशोक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ही विल बी एबल टू प्रोवाइड अ कोट मेड ऑफ बियर फर टू नवदीप, बट आफ्टर ही एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा देती है कि बियर फार्म में आप ट्रेड ही नहीं करना है। नाउ जो भी चीज करता है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का बैन हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड बन गया। अब हम लोग एक अपना क्वेश्चन को आंसर करेंगे, सैंपल आंसर लिखेंगे, बट एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लें। The promisors Messrs Punj Sons Private Limited, New Delhi, entered into a contract with the Union of India for supply of 8420 milk containers of 20 liters each, duly coated with hot dip coating. Parties well knew that such coating has to be made with tin ingots, which was a canalized item when not available in the market without a release order of the Direction General of Supplies and Disposal. इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ द पिटिशनर्स, वो ये रिलीज ऑर्डर नहीं ले पाते हैं एंड वो क्या प्लीड करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड करें। तो अब आप लोगों ने इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 पढ़ लिया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पढ़ लिया। अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सैंपल आंसर, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट may be possible when the contract is entered, but because of some event performance subsequently impossible हो जाती है या फिर unlawful हो जाती है। It means that every contract is based on the assumption that parties to the contract will be able to perform the same when due date of performance arrives. So basically performance possible होती है, but करते 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 वो unlawful illegal बन जाती है। It is because of some event performance has become either impossible या फिर unlawful and इसलिए contract जो है आपका void बन जाता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को करा, आप इसमें केस लॉ भी ऐड कर सकते हैं, आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप मान के चलो कि हमने यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर लिखा है, बट यू कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर अ बिगर आंसर। एंड आप इसमें कंक्लूड भी कर सकते हैं कि कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि मेसर्स पुंज सन्स जो क्लेम कर रही है इज फाइन, कैन प्लीड section 56 का benefit. All this can be added by you in this answer. You can also give some illustration. ठीक है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे इस बारे में बात ही नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हमने 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए। हमने ब्रीच के बारे में बात करी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी, हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी, हमने सेक्शन 56 के बारे में बात करी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फ्रॉड के बारे में बात करी, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, वो सब बात करी है हमने आज। ये सब कुछ आप लोगों ने किया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। आपको कंफर्टेबल होना है आंसर्स लिखने में, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक इट अ स्मूथ प्रोजेक्ट। और ये कैसे होगा, डे टू डे प्रैक्टिस में। जब रोज प्रैक्टिस करोगे आंसर लिखने का तो खुद ब खुद आपका हाथ बैठ जाएगा और आपको आंसर लिखने में मजा आने लग जाएगा। तो जब तक आपको वो मजा ना आए ना, टिल द टाइम यू एंजॉय व्हाट यू डू, till the time you love what you do, तब तक वो किक नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा। एंड मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कब शुरू करनी है, शुरुआत से शुरू करनी है, पीटी क्लियर होने के बाद नहीं करनी है। शुरुआत से मेंस की शुरू करोगे तैयारी तो आप लोग एक्सेल करोगे अपने करियर में। ठीक है,
मिलते रहें और पढ़ते रहें, अच्छे से मिलें जल्द मुझे आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे भी हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और नए तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। टिल देन मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें एंड अच्छे से मेहनत करते रहें। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड कीप गोइंग स्टूडेंट्स, कीप गोइंग, रुके नहीं, डरे नहीं, थमे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।